थोड़ा देख लेना। जैसे साई को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतनी सी बात रखो, साई को क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। जो साई स्क्वायर होता है ना, साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। वैसे भी ये है नहीं नीट में और ना मेंस में है। ठीक है, वो गलती से इन्होंने दे दिया है, अब क्या किया जाए, उनको पता नहीं था। ठीक है, साई स्क्वायर का क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, ये मार्केट में नेचर में 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक तो कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हो, जब मैथ में पढ़ते होगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ते होगे, पोलर पढ़ा होगा, नाम आया होगा। तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन, ये कौन सा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड आता है ना, एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, आपने 9th में पढ़ा होगा। जब इसको आप क्या करते हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, दो टाइप का होता है। एक तो होता है रेडियल डेंसिटी फंक्शन r²r, और एक होता है एंगुलर डेंसिटी फंक्शन θ∅। क्योंकि जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो बेटा, तो वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड बोलते हो, ये बोलते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसी तरह जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पे r, θ और फाई बोलते हो, r, θ और फाई बोलते हो। r क्या होता है, रेडियल फंक्शन होता है, और θ∅ क्या होता है, एंगुलर फंक्शन होता है। तो इसमें क्या बोला है कि रेडियल एम्पलीट्यूड ऑफ द कैन आर, r²r को क्या बोलेंगे, रेडियल डेंसिटी फंक्शन, इसे ही बोलेंगे रेडियल। वैसे छोड़ दो, आपके लिए कोई जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये रेडियल डेंसिटी फंक्शन है ना, ये क्या है, रेडियल, जैसे साई क्या फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड की बात की ना, डेंसिटी की बात नहीं की। तो जो साई का एम्पलीट्यूड होगा वही तो फंक्शन का एम्पलीट्यूड होगा। उसी तरह जो r का एम्पलीट्यूड होगा वही क्या होगा, उसका। ठीक है, क्लियर है, कर लिया था, किसी से हुआ था ये, जब पढ़ाया ही नहीं था तो हुआ, हो कैसे गया सबसे ये, तो बोला क्यों नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, n प्लस l पे। तो ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन में 2s 3s और 3p की एनर्जी कैसे सेम हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होगा आपका 4th करेक्ट होगा। इसको करेक्ट कर लो, 4th का डी कर लो आप लोग, क्योंकि भाई एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आप लोग की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n प्लस, तो 2s की एनर्जी 2 + 0 3s की एनर्जी, और px py pz कैसे होंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल होंगे। बोलो, क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अच्छा, इसमें बोला विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। पास कौन होगा बेटा, जिसकी एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, पास होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेनिट्रेटिंग पावर इस चैप्टर में होगा, छोड़ दो अभी, ठीक है। सेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें आएगा। अरे क्वेश्चन वैसे SPDF की ज़्यादा, S की ज़्यादा होती है, फिर P की आती है, फिर D की आती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n रेडियल नोड होता है, n-l-1 क्या होता है, रेडियल नोड। एंगुलर नोड कितना होता है, l। टोटल नोड कितना होता है, n-1। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, 3, कितने ऑप्शन है, एक तो 4f है, हमें तो n से मतलब है, l से कोई मतलब है नहीं। तो 4 में कितने नोड होंगे, 3 नोड होंगे। 6 में कितने नोड होंगे, 5, और 5th में किसके नोड होंगे, 4 नोड होंगे। तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना ना, तो सबसे ज़्यादा नोड किस में होंगे, 6s में होंगे। बोलो, समझ पा रहे हो क्या। फिर 5D में, फिर 4f में। इसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, वहाँ पे लिख लो सब्सिडरी क्वांटम नंबर, लैंग्वेज है, ठीक है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं अपन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। द सब्सिडरी क्वांटम नंबर ऑफ इस सब एनर्जी लेवल इज 4। कितना है, L की वैल्यू कितनी है भाई, L की वैल्यू 4 किसके लिए होगी, G ऑर्बिटल के लिए। F के लिए 3 होता है, तो J के लिए कितना होगा, G सबसेल के लिए होगा ना। ये बताओ G में कितने ऑर्बिटल होंगे, J में कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 होंगे। F में से भाई 12 + 1
तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 ऑर्बिटल। तो 9 गोले बना लो भाई। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होता है ना। अब ये बोल रहा है क्या? द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये बताओ मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। n क्या होता है वहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 9। तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। समझ पा रहे हो? मिनिमम इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 0। सारे के सारे पेयर्ड हो जाए तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर फिर आगे बात, ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ रिटेन। स्पिन सेम होने का मतलब क्या हुआ बेटा? स्पिन मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ? जिनकी एनर्जी और उनमें स्पिन सेम होना कौन सा रूल बोलता है? हॉर्न्स रूल ही तो बोलता है। यही तो बोलता है बेटा कि डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक क्या हो जाए? सेम डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन फेल, और उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए? बोलो, सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, हुंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ है? उससे नहीं हुआ, आपसे हुआ ना, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? n+l वैल्यू पे। जिसके लिए n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन में कितनी एनर्जी है? 3, 2, 5। सेकेंड ऑप्शन में कितनी एनर्जी है? 4, 1, 5। सेकेंड नहीं, इसी में। और बी ऑप्शन में कितनी एनर्जी है? 4, 3, 7। तो 7 सबसे ज़्यादा, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? बी की। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द 4 क्वांटम नंबर इज फॉल्स। n गिव्स आइडिया द साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है? n किसके बारे में बताता है? l गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप के बारे में बताता है। m गिव्स द एनर्जी, नहीं, m तो किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? तो सी तो ऑप्शन सही होगा। बेटा ध्यान से देखा करो, चश्मे वगैरह बनवा लो आप, ठीक है? एक बार चेकअप कराओ आप जाके। क्लियर है? ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाओगे? दवा किसी को गलत लिख दिए तो फिर वो तो उसके राम राम सत्य हो जाएगा फिर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन थर्ड एंड कोबाल्ट से। इसमें क्या करना है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √NN+2। आयरन थर्ड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितना होता है? 3d6 और 4s2 होता है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? Fe+3। Fe+ आगे 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुके हैं। Fe थर्ड लिखा है, इसका ये बेटा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, किस लोग कन्फ्यूज होंगे, जो Fe थर्ड लिखा है ना, इसका क्या मतलब हुआ? Fe+3। ठीक है? क्लियर है? आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 19 हो गया। कहाँ तक बोल दिया मैंने? हाँ, 23rd हो गया है। 23rd, 24। द कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। 1.73 का मतलब √3। यार अगर आपको इतना नहीं समझ पा, देखो एक से दो तरीके। आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √NN+2। यही तो दिया है ना, √NN+2 ना। इधर देखो पहले आप, NN+2 ना, मैग्नेटिक मोमेंट वो कितने, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 1 अच्छा 1.73 को क्या मैं √3 लिख सकता हूँ? √3 कब आएगा? जब n = 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू, अगर n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 × 3 तभी तो √3 आएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो आंसर चेक कर लो उससे। अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो आप तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर करो। NN+2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो आप क्या करोगे? n² + 2n - 3 = 0। ठीक है? अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो आप तो ये इतना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? n+3 और n-1, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एक -3 और n की वैल्यू क्या किसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड -3 हो सकते क्या? ये पॉसिबल नहीं तो कौन सा पॉसिबल होगा?
क्लियर है? अभी बताओ यन क्या बता एक्स प्लस ना। अच्छा ये वैनेडियम का क्या होता है? वैनेडियम का कितना होता है? टाइटेनियम वैनेडियम ना। वैनेडियम में का उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d3 और 4, 3d3 और 4s2 ना। यही तो होगा ना बेटा इधर। हाँ कितना होगा? 3d3 और यार आप लोग इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो। 4s2 ना। हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? कितने चाहिए? कितने चाहिए? हाँ एक चाहिए ना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4, तभी तो एक अनपेयर्ड बचेगा। आया समझ में? हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 25 हुआ क्या? 25 हो गया है? बोलो हाँ ना। किसी से हुआ गया सबसे? 26 नहीं हुआ। अच्छा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई ऑर्बिटल का मतलब बिटवीन द ऑर्बिटल होगा ना। बिटवीन द ऑर्बिटल और ऑर्बिटल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है? 45 डिग्री पे। फ्रॉम द जैसे आप बोलते हो डी एक्स वाई का जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो बेटा तो कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो। बोलो ये जो इंक्लाइंड होता है कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री। एक्स से भी 45 डिग्री पे और वाई पे भी 45 डिग्री पे। क्लियर हुआ? कौन सा क्वेश्चन था यार? 27 हो गया आपसे। 28 नहीं हुआ? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज आर। रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? 0.529 n² ना। ये बताओ तो यानी कि अपन रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? r = 0.529 n², यही होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²? ये बोल सकते हैं क्या? ये बताओ किसकी बात हो रही है? इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम r1 और किसकी बात हो रही है? देन द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ r2। ठीक है इसकी बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? n1² अपॉन z1 इंटू z2 अपॉन ये हो जाएगा। फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन की तो 1, z2 कितना है? लिथियम का कितना होता है? 3। सेकंड बोर ऑर्बिट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3/4। यानी कि जो होगा r1 कितना या r2 जो होगा, r1 की वैल्यू कितना दिया है इसमें? r दिया है तो कितना हो जाएगा? 4/। समझ पा रहे हो क्या? स्टेप कितने क्वेश्चन कराया? बोला क्या? इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट तो सेकंड वुड बी 4r। 4r होगा क्या? नहीं होगा। कितना होगा? 4/3r होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। हमें क्या बताना है? विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी देखो ऑप्शन अगर पहला तो हो नहीं सकता, फिर उसमें बोला सेकंड फॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? √L+1h/2π। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब सन्नाटा हो जाएगा। बोलो तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। करके आए हो आप लोग? हुआ है सारा हो गया है? बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोल रहे हो आप? अच्छा कुछ ही क्यों आप बेटा? पूरा नहीं हो पाया क्यों? आप भी बायो पढ़ने लग गए थे? अच्छा टाइम की बहुत कमी है आप लोगों के पास। आपको व्हाट्सएप फेसबुक से टाइम नहीं मिलता, इंस्टा से तो कहाँ से टाइम मिलेगा? 29 बेटा बाय। 29 हो गया है। 30 बेटा हो गया है। 31 32 आप कियो? आप सारे कियो? हाँ कहाँ छोड़ दियो भाई? इसमें कहाँ छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। 32 हो गया है। 33 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
दैट कैन हैव क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। भाई n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू कितनी हो 2 हो। l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है d के लिए। तो हमारे पास सेल कौन सा सब सेल कौन सा आ गया बेटा 3d आ गया ना। 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 ना। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है इसमें क्या करना है बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है। 35 नहीं हुआ आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। पहला देखो फर्स्ट ऑप्शन पहला तो पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन n की वैल्यू 9 क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। हमने क्यों नहीं बोला n की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक हो सकती है, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल। वो तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है ना, इसमें पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। कौन सा पॉसिबल है सेकंड तो पॉसिबल ही है ना। थर्ड ऑप्शन की बात करें अगर पॉसिबल है। डी ऑप्शन की बात करें तो m की वैल्यू देखो वहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है -l से +l होती है ना। तो l यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, तो m की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आनी चाहिए। दिया कितना है -3 दिया, तो ये वैल्यू पॉसिबल है क्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ डी ऑप्शन। 36 37 38 39 नहीं हुआ है। Which of the following statement is correct? The concept of penetration and shielding are important in decided to energetic orbital of multi electron। अभी इसमें क्लियर हो जाएगा जब से इसमें मैं पढ़ाऊंगा shielding इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये वेव फंक्शन कैन हैव। अब इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट बताना है ना। फर्स्ट मान लो अभी आपको नहीं पता है, फर्स्ट आपने छोड़ दिया। मैं पेपर में होता अगर मुझे मान लो फर्स्ट नहीं पता है तो मैं क्या कर देता, फर्स्ट अब छोड़ के फिर क्या करता, क्योंकि जिस रास्ते की तलाश हो सकता है वो हमें आगे मिल जाए। ठीक है, सेकंड में अगर मैं बात करूँ ये वेव फंक्शन कहना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है वेव फंक्शन की। थर्ड ऑप्शन बोला रेडियल नोट्स। अरे यार इसमें तो थर्टी 39 अभी छोड़ दो। ठीक है, मैं अभी नहीं समझा पाऊँगा अभी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें नहीं पता है आपको। 40 बताओ। हाँ, द फॉर 4p ऑर्बिटल देयर आर नोडल प्लेन। बेटा नोडल प्लेन कितना होगा किसी में, नोडल प्लेन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ l के इक्वल। और ये बताओ चाहे py चाहे px हो चाहे p का कोई भी ऑर्बिटल, उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होगा, और जितने l होगा उतना ही नोडल प्लेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। 1 1 ना करके नहीं आए हो तो यही होगा, ऐसे ही देखोगे। 41 हो गया है। 42 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यार ये तो इसमें क्या है ये बताओ। नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l कितना दिया n - l - 1। ये तो इनकरेक्ट हो गया, हमें क्या बताना है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ आप। अच्छा, गिव द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इनिशियल टी एंड। देखो इधर देखो बेटा, टी और एफ के फॉर्म वाले जब भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑप्शन अगर ट्रू हो तो इधर देखो इन एन इलेक्ट्रॉन है 0 में। देखो इफ़ इलेक्ट्रॉन हैज़ 0 मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक नंबर का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन भी उस टाइम नहीं समझ में आए पेपर में तब भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ क्या एस के लिए ही 0 हो सकता है भाई। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी के लिए एम की वैल्यू क्या होती है -1 0 +1। तो यहाँ पर भी तो 0 आ रहा है, पी में भी तो 0 आ रहा है, डी में भी तो 0 आएगा। -2 -1 0 +1 +2 क्लियर है, यहाँ पर भी तो 0 आएगा। तो ऐसा सिर्फ पॉसिबल नहीं है कि किस में 0 हो, एस में 0 हो भाई। अगर एल की बात करता तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, एस होता है। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है 0 होती है ना, और किसी के लिए थोड़ी होती है। एल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, एम की बात कर रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो अभी इस टाइम। अगर मैं पेपर में आपको इस टाइम नहीं आया तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बताओ भाई पाउली की क्या बोलता है, पाउली ये बोलता है कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। इसमें तो कोई वायलेशन नहीं हो रहा था, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स किस में दिख रहा है, ए और
ए ऑप्शन तो गया, ए में बी क्या दिया है, ट्रू दिया है। ए ऑप्शन को कट करो, ऐसे पेपर में आगे बढ़ना है। बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन होता है। अब थर्ड बात करो, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, तो ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के लिए होता है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बी सी डी हो सकता है। नेक्स्ट पे आओ, ये डी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। नहीं, डी कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 2। तो कौन सा ऑप्शन, तो यानी कि फोर्थ है, देखो फोर्थ फॉल्स किस में है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो अगर आपको देखो मैं यही बता रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट पेपर में बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा ऑप्शन ना आए जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो रुकना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना। हो सकता है जिस रास्ते की आपको तलाश हो रास्ता आगे मिल जाए आपको, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको फर्स्ट नहीं आता समझ में, एक बार बता रहा हूँ, अगर पेपर में आपको फर्स्ट ऑप्शन समझ में नहीं आता, लेकिन बाकी आप समझ रहे हो, फोर्थ आपको 100% श्योर है, फोर्थ क्या होगा आपको पता है, तो फोर्थ फॉल्स किस में दिया है, सिर्फ और सिर्फ बी में दिया है। फोर्थ फॉल्स सिर्फ और सिर्फ किस में दिया है, तो आपको फर्स्ट ना आते हुए भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर एक ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे उस पर रुकना नहीं है आपको। क्लियर है इस बात को। 43, 44, 45, 46, हाँ, द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज पास थ्रू एन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, द बीम स्प्लिट इन 2 पार्ट, द इंट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अच्छा ये बताओ, चलो अभी इसको मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ मैं। 47 आगे बताओ, हो गया है। 48, 48 नहीं हुआ है, इसको छोड़ दो, ठीक है, 48 को छोड़ दो आप। वैसे मैं बता दे रहा हूँ भी वही बात है यार, क्योंकि ये नहीं इसमें दे देते हैं इनको। इधर देखो बेटा, जो रेडियल डेंसिटी फंक्शन होता है, हम आप जब आप पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एक चलते हैं PRDF पढ़ते हैं। PRDF क्या बताता है बेटा, प्रोबेबिलिटी रेडियल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी रेडियल डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर हम जब ग्राफ बनाते हैं रेडियल 4πr² का, ये क्या बताता है, रेडियल डेंसिटी फंक्शन, तो ठीक है। जो n की वैल्यू होती है ना, ऐसे बढ़ती रहती है, जैसे जितना ज़्यादा मैक्स n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी क्या होगा, मैक्सिमम पीक उतने पे ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहले देखो, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन r। हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है ना, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें करेक्ट ही बताना है, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज n। आप देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबल, उसका पीक क्या हो रहा है, n की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको इसको छोड़ दो, इसको करना भी नहीं है आपको, ठीक है। नीट में मैं इनको ये बोलता हूँ कि आप जिसने टिक किया है तो वही क्वेश्चन दिया करिए, भावनाओं में बह जाते हैं, सब डाल देते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 49 बोलो, हो गया है। अब ये बताओ बेटा, N and L रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल। ये बताओ किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 2l+1 होते हैं ना, 2l+1 होते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 2l+, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ना, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे क्या होगी, L की वैल्यू चेंज होगी। L कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ तक हो सकता है, n-1 तक हो सकता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है। क्वेश्चन करके आए भी हो आप लोग, क्यों नहीं किया है, टाइम नहीं मिल पाया, कहाँ पे बिजी थे। फिफ्टी 51 हो गया है, हो गया सबसे। 52, अच्छा कितने लोगों ने पूरा अटेम्प्ट किया है, हाथ उठाना ईमानदारी के साथ, पूरा करके आए हैं। टोपी वाले भाई साहब पूरा नहीं किए हैं, तो फिर क्या डिस्कस करना जब पूरा नहीं किए हो। हाँ, आप भी नहीं करके आए हो क्या, इधर ब्लैक शर्ट, हो गया है आपसे, नालायक हो एकदम बिल्कुल आप, कुछ नहीं होने वाला है आपका।
जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो कोचिंग का क्या फ़ायदा, तो पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। कोचिंग को ये फ़ायदा होता है सिर्फ आपको करने से, आपको ये पता रहता है कब कौन सी चीज़ें क्या आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन में वही पैटर्न बनाया जाता है कोचिंग में जो आपके प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, NTA या क्या बोलते हैं CBSE, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको चीज़ें खोजनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको खुद से पहले, तो आप अगर कोचिंग ना आते तो आप क्या करते, पहले खुद से सेल्फ स्टडी करते, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करते कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन, क्या पैटर्न चल रहा है इस टाइम। क्लियर है। तो बस आपको ये करना रहता है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कोचिंग तो पढ़ाएगी नहीं। कोचिंग तो पढ़ाएगी मतलब आपको खुद से सेल्फ, विदाउट सेल्फ स्टडी का होगा नहीं। क्योंकि कोचिंग में तो हर साल मतलब मिनिमम मान लो 5 से 6 लाख बच्चे इनरोल होते हैं। कितने भाई? 5 से 6 लाख ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग में सिर्फ कितने बच्चे इनरोल होते हैं? 5 से 6 लाख बच्चे इनरोल होते हैं। उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है? नीट में 40 से 50 हज़ार, और जेई मेंस और एडवांस। पढ़ना आपको है, ठीक है। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो करके आए जो नहीं करके आए कोई बात नहीं, अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा आगे। कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? 52 नहीं हुआ है। द अबव प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर एन ऑर्बिटल फॉर इच। बेटा ये बताओ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ से होती है? फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू। पहले इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में जाएगा? जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी, जहाँ पे एनर्जी कम होगी। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n+। तो पहला ऑप्शन है n हैज़ लोअर वैल्यू। n की बात है, हमें तो पूरा बताना पड़ेगा ना, n+l। तो कौन सा? l हैज़ लोअर वैल्यू। l पे तो डिपेंड ही नहीं करती, केवल और n, केवल और n पे नहीं डिपेंड। किस पे डिपेंड करती? दोनों पे डिपेंड करती है, n और l पे। n+l वैल्यू हैज़ मैक्सिमम नहीं हो सकता, n+l वैल्यू हैज़ मिनिमम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? द अबव प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट न्यू इलेक्ट्रॉन विल इन ऑर्बिटल। बेटा जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। किस सबसेल में जाएगा बेटा? जिसकी एनर्जी क्या होगी? पहले मिनिमम होगी, हायर वाले में तो जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अबव के अकॉर्डिंग कहाँ से होती है? फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। क्लियर हुआ ये बात? कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? हाँ 52। आंसर दे दिया है क्या? ठीक। अपन 53 बोलो, 53 बता दें। द ऑर्बिटल डायग्राम इन इज अबव प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। अबव प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा? लो एनर्जी स्टेट में। फिर कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में पहले पेयरिंग है, फिर बाद में से हाई एनर्जी स्टेट में गया। फर्स्ट में किस में वायोलेशन हो रहा है? पाउली का हो रहा है, अबव का नहीं हो रहा है ना। सेकंड में देखो पहले कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एक ऑर्बिटल दिया वो कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। तो पहले s ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होने के बाद क्या होना चाहिए था? p में जाना चाहिए था। लेकिन पहले इस s में एक ही इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे कर दिया? p में फिल कर दिया है। तो यहाँ पे अबव प्रिंसिपल का वायोलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 54। कंसीडर द फॉलोइंग 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेनिंग इनर ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फिल्ड। द मार्क इज इनकरेक्ट ऑप्शन। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना पड़ेगा, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। हमें तो अगर एक ऑप्शन इनकरेक्ट मिल गया तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं बताऊंगा, मैं आपको पेपर में कैसे करना मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर तो चेक करना पड़ेगा ना, n+l रख के, तो उसको देख लो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसकी मल्टीप्लिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला कितना होता है? n+1 होता है ना। हाँ बोलो। तो n+1 में पहले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ सेकंड में 2 है, थर्ड फोर्थ, और किस में? फोर्थ में कितने हैं? 6 है। और किस में? फिर सेकंड में हो गया हमारे पास, थर्ड में हो गया। थर्ड में कितने हैं? फोर्थ। सबसे ज़्यादा किस में है? तो फोर्थ का सबसे ज़्यादा होगा मल्टीप्लिसिटी, फिर उसके बाद थर्ड का होगा, फिर उसके बाद थर्ड और फर्स्ट में देखो, थर्ड और फर्स्ट में क्या है? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है। थर्ड में भी 4 है और फर्स्ट में भी कितने हैं? अगर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है तो मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो थर्ड और फर्स्ट, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें कौन सा बताना है? इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड ऑप्शन हमारा फिफ्थ डज नॉट वायोलेट ऑल 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ कौन है? फिफ्थ किसका वायोलेशन कर रहा है ये बताओ? सिर्फ और सिर्फ पाउली का कर रहा है और किसका? अबव का कर रहा है। पाउली का कर रहा है और किसका कर रहा है?
पाउली क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में हो गए, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। आप पाओगे क्यों ना? क्योंकि 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, फिर कहाँ पे जाना चाहिए था? p में जाना चाहिए था। आप लेकिन हुंड का तो नहीं कर रहा है। बोलो d की बात करें अगर 6 इफ 6 रिप्रेजेंट a एंड a प्लस व्हेन केप्ट ए नियर मैग्नेट एज डाया मैग्नेट। देखो मैंने जहाँ पे कल एक बताया था, कोई भी अगर सबस्टांस है, कोई भी एलिमेंट है, आयन के पास जो है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा होता है? कलर होता है ना। साथ में एक पॉइंट वहाँ पे और भी ऐड कर लो, पैरामैग्नेटिक होता है। कलर होता है और कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और जिसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। और कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का मतलब समझ पा रहे हो क्या? क्या मतलब होता है? रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? हाई क्वालिटी है। ठीक है, देखो कोई भी एलिमेंट अगर डायामैग्नेटिक है बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट क्या है? डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होने का मतलब क्या हुआ? जब भी उसे आप किसी भी मैग्नेट के पास ले जाओगे तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब हुआ? वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किस वैल्यू से करेगा? स्मॉल वैल्यू से करेगा। क्लियर इस बात को? बोलो भाई। तो आपने क्या लिख लिया? क्या जिसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कैसा होगा? कलरफुल होगा। और कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। और कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। भाई ये बताओ 6 में बताओ ए और ए प्लस, ए में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? अभी अगर 6 वाले में बात करो, अगर 6th को अगर ए एलिमेंट मान लो, 6th का ये देखो, ए का क्या मतलब है? 6th का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसको क्या मान लो? कोई एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसी ना किसी एलिमेंट का। आपने कौन सा एलिमेंट मान लिया उसको? ए एलिमेंट मान लिया। अच्छा ये बताओ अगर ए में है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी? 2 है। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ए प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब कितना बचेगा? तब भी तो 1 बचेगा। तब भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया ना। तो यही तो बताना। अगर अब आ जाओ स्टेबिलिटी ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑप्शन जो आप छोड़े थे, स्टेबिलिटी बताओ। ये बताओ जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? n+l पे। देखो बेटा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आप तब अप्लाई करोगे जैसे जिनकी एनर्जी सेम दी हो तब अप्लाई कर। जैसे अगर मैं बात करूँ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कब अप्लाई करते हो आप? जब एनर्जी सेम हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा? हाँ, क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बताओ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का अप्लाई कब करते हो? आप अप्लाई कब करोगे? जब दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो। क्योंकि यहाँ पे देखो n+l की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी n+l की वैल्यू सेम है। ठीक है, तब आप अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कहीं पे भी आए तो n+l लगा देना। ठीक है, मतलब फुल फील्ड या हाफ फील्ड लगा देना। पहले आप क्या चेक करोगे? n+l चेक करोगे। अगर एनर्जी सेम आ जा रहा है इन केस, तो आप किस पे जाओगे? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे देखो अगर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमें चेक करना है, 5th और 6th की बात नहीं करनी है। ऑप्शन में स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन कौन सा दिया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही तो दिया है। हाँ ना, तो बोलो यार। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही दिया है, 5th और 6th की बात नहीं करनी है। फर्स्ट में n+l कितना है बेटा? 3 है और 1 4 है। सेकंड में कितना है? 3 और 4 है। थर्ड में कितना है? 5 है। और फोर्थ में भी कितना है? 5 है। तो बेटा n+l किसके लिए सबसे कम? किसके लिए है? थर्ड सेकंड फर्स्ट और सेकंड के लिए। फर्स्ट और समझ पा रहे हो इस बात को? तो फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हमें चेक करना है फर्स्ट और सेकंड में किसकी ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो इस बात को? अब हमें किस में चेक करना है? फर्स्ट और सेकंड में। ये बताओ फर्स्ट क्या है? हाफ फील्ड है, जबकि सेकंड क्या है? सेकंड में कोई फुल। देखो जो ये एक्साइटेशन स्टेट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल होता है? एस से डी में होता है। एस से पी में कोई एक्साइटेशन, एस से पी में कोई एक्साइटेशन
अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें एक्साइटेशन हुआ, एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, पी में गया। मैंने कल ही बताया था ये रूल सिर्फ और सिर्फ डी और एफ के लिए लागू होता है, एस और पी के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो इस कल मैं बताया था ना, तो यानी कि वहाँ से क्या फुल फील्ड और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या वहाँ पे, फुल फील्ड हाफ फील्ड फर्स्ट में बात, तो यानी कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सेकंड की होगी। फिर कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। अच्छा ये बताओ फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में दोनों की एनर्जी सेम है, n+l दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, फुल फील्ड और हाफ फील्ड लगाओगे। ये बताओ फिफ्थ में क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ में दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं, मतलब ये जो दोनों सबसे लग कैसे हैं, हाफ फील्ड है। समझ पा रहे हो आप। तो फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, थर्ड से। समझ पाए इस बात को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59। नो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू कितना हो गया, प्लस हाफ। एक ही इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल होगा ऐसा, ये बताओ। n इक्वल टू 4 है और l इक्वल टू कितना बेटा, 2। l किसके लिए 2 होता है, d के लिए। अगर मैं 4d की बात करूँ, यही तो है सब सेल 4d, कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें, 5, -2, -1, 0, +1 और +2। ये बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर सिर्फ, और m की बात करता है, लेकिन उसने ये भी दे दिया कि s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +हाफ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो इसके लिए वैल्यू +हाफ होगी, एक के लिए -हाफ होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है। समझ पा रहे हो आप। ये हो गया 60। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ n इक्वल टू 2 ऑफ हाइट, छोड़ो अभी बता रहा हूँ इसको। 61 है, चलो अब इसको भी छोड़ो, अभी बता रहा हूँ डिजेनरेसी कॉन्सेप्ट। 63 हो गया है, नहीं हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव द सेट ऑफ क्वांटम नंबर एज गिवन बिलो, विच इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। भाई एनर्जी लेवल n+l पे ही तो डिपेंड करेगी। तो n+l किसके लिए ज़्यादा है, पहले में एनर्जी कितना है, 4 है, सेकंड में कितना है, 5 है, नहीं सी में कितना है, 5 है, बी में कितना है, 3 है, फोर्थ में कितना है, 5 है। तो यानी कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट। 62 विच ऑर्बिटल हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन। ये यार इसको मैंने बोला था, छोड़ो अभी इसको। 62 वेव फंक्शन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 64 हाँ हो गया है। 65 हो गया है। 66 कंसीडर एंड द ऑर्गन एटम। ऑर्गन का AR होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द एटम हैव, m इक्वल टू 1, ml है, m इक्वल टू 1। यम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, 1 होगा। यही तो बोल रहा है ना। इस पर देख लो ये कैसे करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आगे कितना होगा, 3p। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे m1 आएगा क्या, क्योंकि m की वैल्यू कितनी होगी सिर्फ यहाँ पे 0। ये भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पे m आएगा क्या, नहीं आएगा। ये बताओ यहाँ पे m कितना आएगा, 1 आएगा। -1 से +1 में आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताओ भाई। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें क्या है, -1, -1 0 +1 ना, +1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया है। 68 हो गया है। 69 हुआ है। 70 हो गया है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज इम्पॉसिबल। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से कहाँ पे जाए। एक्साइटेड का मतलब क्या, उससे जब बाहर से किसी भी एटम को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाता है, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। तो अब ये देखो, पहले अगर हम बात करें लो एनर्जी स्टेट से, पहला 1s2 से कहाँ पे जा रहा है, 2s1 में, पॉसिबल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड की बात करें,
नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 3s2 3p4 होता है, 4s 0 होगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से 3p से कहाँ पे चला गया, 4s में पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी है। ये बताओ अगर मैं बात करूँ, अगर आपको देख रहा है, अगर आपको सीधे सीधे देख रहा है डी वाले ऑप्शन में पी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर, पॉसिबिलिटी है क्या, तो सीधे सीधे यही है करना है बस, और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड का मतलब एंगुलर नोड, ठीक है। स्फेरिकल नोड का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज जहाँ पे नहीं समझ पा रहे वहाँ पे लिख लो। स्फेरिकल नोड का मतलब क्या होता है, डीपीपी में लिख लो। स्फेरिकल नोड का मतलब क्या होता है, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड 2 किस में होगा, जैसे डी वाले सबसेल में। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, तो जहाँ पे 3D है एक। अब कौन कौन सा क्वेश्चन छुड़ा वो बताओ, कितना टाइम क्या हुआ है, हाँ 10:38 74। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ 2 स्फेरिकल नोड। 2 स्फेरिकल नोड का क्या मतलब हुआ, हाँ स्फेरिकल नोड का मतलब एंगुलर नोड। नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होता है, एल के इक्वल होता है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, एल किस में 2 है बेटा, 4s में कितना होगा 0 होगा, पी में 4 नहीं 2s में कितना होगा 0 होगा एंगुलर नोड। पी में बी ऑप्शन में 4s, उसमें भी एंगुलर नोड कितना होगा, कितना होगा, सी में कितना होगा, सी में कितना होगा, वो 3D है ना, तो डी में कितने एंगुलर नोड होंगे 2 होंगे। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, समझ में आया। डी दिया है, नहीं नहीं ये काम यार, अब आंसर में बहुत गलतियां आ रही हैं। हाथ से करो उसको, क्वेश्चन नंबर, इसको सुधारना पड़ेगा। इसको कैसे, इतनी गलतियां तो फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे बार बार। आप और आपसे भी कोई गलत होगा, बोल दोगे आंसर ही गलत है। आपसे कोई क्वेश्चन किया गलत हो गया, अरे बस आंसर गलत है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। ये गलतियां बहुत, कितने क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन में तो आई थिंक आज ही मिल गई। इसको मैं अब खुद ही बनाता हूँ, अब क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा और, क्योंकि उनको पता नहीं होता है ना कि उनको कौन सा क्वेश्चन मैं टिक कर देता हूँ, तो उनको ये नहीं पता ना कि कौन सा क्या है, कौन सा लेवल क्वेश्चन का कैसा। उनको तो बस क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लेवल तो पता नहीं है ना उनको कि क्या है क्वेश्चन का लेवल। भावनाओं में बह के सब डाल देते हैं, जो भी मन आए, जो अच्छे लगते हैं वो डाल देते हैं। अच्छा, इस पर काम थोड़ा मैं सही करवाता हूँ। इस पर नेक्स्ट जो डीपी पे मिलेगी उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर गलती नहीं मिलेगी, उसमें पहले चेक करूँगा तब आपके पास आएगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। अरे अभी तो ये तो छोड़ा, मतलब इसको अभी तो पढ़ाया नहीं है ना, मतलब ये है। चलो बाकी जो छूटा है बाकी कर नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। ये अभी पेनिट्रेशन पावर, स्टेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब हो जाएगा अभी आज 1-2 दिन क्लास में। हो सकता है आजकल में आपको एकेडमिक प्लान मिल जाए। कितने क्वेश्चन में गलतियाँ थी आज, 3 क्वेश्चन में। प्रॉब्लम है यार, 3 क्वेश्चन में गलतियाँ निकलने का मतलब बहुत प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर मुझे बताना कौन कौन से में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लिख के देना तो क्वेश्चन नंबर, मैं चेक करता हूँ इसको। चलो अभी मैं देख लूँगा। 5 में हेडिंग डालो बेटा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर डालो, हाँ बोलो। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का डालो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी।
कहीं से भी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अलग कॉपी बनाना बस, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा बस। इधर देखो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अब आवाज़ ना करो भाई, शांत रहो। पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब होता है भाई? इधर देखो बेटा, अभी अपने पास अपने टोटल कितने एलिमेंट हैं? 120 एलिमेंट। अगर 120 एलिमेंट के अगर अपन ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो एक साल सिर्फ क्या करते रहेंगे? 120 एलिमेंट की स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बेटा जिनकी क्या होती है? प्रॉपर्टी सेम होती है। सेम होती है या एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको हम एक टेबल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। टेबल फॉर्म में रखने का पीछे एक रीज़न क्या है कि अगर हम उस टेबल के एक एलिमेंट की अपन स्टडी कर लें तो उससे उस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या हो जाएगी? उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके रेडियस के बारे में, उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में अपन क्या कर सकते हैं बेटा? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से क्या करना है, हमें पीरियोडिक टेबल की क्या पड़ी? ज़रूरत पड़ी। और पीरियोडिक टेबल जब बनाना हो तो पीरियोडिक टेबल अचानक से ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है। उसमें कई सारे साइंटिस्ट आए, उसमें जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना, तो हेडिंग डालो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ। बाकी डोबरनियर, न्यूलैंड वगैरह आप पढ़ के आए। हाँ, क्या हुआ भाई? क्या किसने क्या बोला? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ क्यों आ रही है? इसमें लिखना मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट is a periodic function of their physical and chemical properties of element is periodic function of their atomic mass or atomic weight, or atomic mass or atomic weight. The physical and chemical properties of element is a periodic function of their atomic mass or atomic weight. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब भी आप एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का सीधा सा मतलब हुआ बेटा रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर द फिक्स इंटरवल। आफ्टर द फिक्स इंटरवल इसका मतलब हुआ जब आप एलिमेंट को अरेंज करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास पे। इन्होंने क्या बोला? जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी? उनकी एटॉमिक मास की। यानी कि इसका मतलब हुआ जब आप एलिमेंट को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टी की क्या होगी? रिपीटेशन होगी, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। यानी कि आप जब सिमिलर प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिक्स इंटरवल, तो यानी कि इसका मतलब हुआ जो आप पीरियोडिक फंक्शन में इसमें और करके लिख लो, इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड increasing order of their atomic mass, then
सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। ये बात क्लियर हुआ भाई। पीरियोडिक फंक्शन का पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। एक चीज़ बताओ, मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी क्या? ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप लोग ये तो आई थिंक पीरियोडिक टेबल 9th से ही पढ़ते होगे ना, 9th या 10th में ही पढ़े होगे। 9th में पढ़े होगे, 10th में? 9th में पढ़े होगे ना, वहाँ पे इतना थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद 12th भी पढ़ के आए हो, उसके बाद भी अब यहाँ पे नीट में बैठे हो, ठीक है, या जे में। मेंडलीव पीरियड क्या लिखा मैंने? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। एक चीज़ देखना बेटा, अब देखना बॉस जो जो क्वेश्चन पूछे जाते, इधर देखना, जो मेंडलीव के टाइम में जो जानते हो कितने एलिमेंट नोन थे उस टाइम जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, तो उस टाइम कितने एलिमेंट नोन थे? कितना? 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। कितने उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, तो कभी ना कभी पूछे नहीं जाएगा। जनरल नॉलेज का अपन पेपर नहीं दे रहे हैं कितने एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स। उन्होंने 63 एलिमेंट्स को डिवाइड किया बेटा 7th हॉरिजेंटल लाइन में और कितने? 8th वर्टिकल लाइन में। कितने वर्टिकल लाइन में? 7th हॉरिजेंटल लाइन में और 8th वर्टिकल लाइन में। हॉरिजेंटल लाइन को उन्होंने क्या बोला बेटा? पीरियड बोला। और वर्टिकल लाइन को क्या बोला? ग्रुप बोला। और एवरी ग्रुप को 1 से 7 तक ग्रुप को इन्होंने क्या किया? 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। 2 सब ग्रुप का मतलब एक फर्स्ट ग्रुप को किस में डिवाइड किया? 2 सब ग्रुप में, जिसे बोला ए ग्रुप एंड ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे? ए सब ग्रुप में उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट को रखा। बी सब ग्रुप में उन्होंने कौन से एलिमेंट को रखा? ट्रांजिशन एलिमेंट को। ट्रांजिशन, अभी इसका मतलब समझाता हूँ मैं। इधर देखिएगा, पहले 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने क्या किया? हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोला बेटा? 7 हॉरिजेंटल लाइन थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजेंटल लाइन थी? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को उन्होंने क्या बोला बेटा? पीरियड। क्या बोला? और कितने? 8th जो थी वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी। वर्टिकल लाइन को उन्होंने क्या बोला बेटा? ग्रुप बोला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। 1 से लेकर जो 7 तक वर्टिकल लाइन थी, 1 से लेकर 7 तक जो वर्टिकल लाइन थी, इनको उन्होंने क्या किया? 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे ए और बी, अगर फर्स्ट है तो उसमें 2, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में 2 वर्टिकल लाइन होंगे, उन्हें क्या बोला? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सेकंड को भी 2 वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सेकंड ए सेकंड बी। थर्ड को भी कितने वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया? थर्ड ए थर्ड बी। और जो 8th वर्टिकल लाइन थी ना, उसमें नाम नहीं दिया, उसमें नाम नहीं दिया, उसमें क्या किया उन्होंने? 3 वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया। क्लियर है? समझ में आया? ये सब बातें कभी पूछी नहीं जाएंगी, ये भी जान लो। ये सब बस आपको ध्यान रखने की बात है कि क्या क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो बेटा कितने वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थी? 7th हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? पीरियड। ये 8th में मतलब वर्टिकल लाइन कितनी थी? 8 थी। 8th लाइन वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट लेकर 7th वर्टिकल लाइन को कितने? 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। उसमें जो फर्स्ट ए को हमने क्या बोला? नॉर्मल। इसमें कौन से एलिमेंट को रखे? नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट अभी समझ में आ जाएगा। नॉर्मल एलिमेंट होते हैं जिनके लास्ट एक ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके लास्ट 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। अभी इस पर डिटेल डिस्कस होगा आगे। ये ए में कौन सा एलिमेंट रखा बेटा? नॉर्मल एलिमेंट। बस अभी इतना जान लो। और बी में क्या रखा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन होता है। मोबाइल है किसी के पास? चलाना नहीं है यहाँ पे। ट्रांजिशन का मतलब क्या क्या होता है? वही होता है बेटा, ठीक है।
क्लियर है? पता नहीं है ना मुझे, ट्रांजिशन एलिमेंट बता दूंगा मैं खोज खाज के कहीं से। एलिमेंट यहाँ तक क्लियर है बेटा? नॉर्मल एलिमेंट और कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखो पहला पॉइंट लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जो पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? इतना तो पढ़ के आए हो यार 10th 12th। जो क्वेश्चन आता है वो पीरियोडिसिटी से आता है, उसको मुझे पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ के आए हो। पढ़ के आए भी होगे तो फटाफट लिखो भाई। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो इसका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एयर एटॉमिक मास, ठीक है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है, बस 2 पॉइंट याद रखना है। कौन सा? एक तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है बेटा? एटॉमिक, और जो इसका सेकंड पॉइंट है किसका पीरियोडिक फंक्शन होगा द एयर एटॉमिक मास का। क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट बात को कहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 8th में नाम नहीं है कोई भी, बस 3 वर्टिकल लाइन थी, ठीक है। इसमें लिखना है, एक पॉइंट लिखना है, एवरी ग्रुप इज डिवाइडेड, नहीं एवरी ग्रुप नहीं, 1 to 7th ग्रुप, सॉरी एवरी ग्रुप को खरीदा, 1 to 7th ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, 1 to 7th group divided into 2 subgroup A and B. A and B. Group A element is called normal element. Group A element is called normal element. Group B element is called transition element. देखो आपको भी पता है जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर पे। तो ये पीरियोडिक टेबल तो गलत हुई, लेकिन इसने पहला एक ऐसे साइंटिस्ट थे मेंडलीव साहब, जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर का मतलब क्या हुआ? पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया। क्लियर है? भले से ही गलत हुआ, लेकिन कम से कम एक आइडिया तो मिला। उन्होंने जो गलती की थी उससे क्या मिला? हमें एक आइडिया मिला आगे अमेंडमेंट करने का। क्लियर है इस बात का? अच्छा, गलत थी तब भी हम पढ़ रहे हैं, गलत थी क्या है तब भी अपन, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात रही होगी। तो खास बात को उसमें लिखना मेरिट। क्या क्या? मेरिट, एडवांटेज या मेरिट लिखना है, MERIT, मेरिट। मेरिट, उसमें मेरिट के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है बेटा, ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। मेरिट के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। क्या हुआ भाई, आवाज़ क्यों हो रही है? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आना तो बोलो। आ रहा है तो आवाज़ क्यों कर रहे हो फिर? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इधर देखना बेटा, मेंडलीव ने क्या किया ना, अपने एलिमेंट में जो है, अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, कुछ गैप छोड़ा। कुछ एलिमेंट के लिए क्या किया? गैप छोड़ा, और उनकी प्रॉपर्टी को क्या मिला? उनकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट किया। उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया? प्रेडिक्ट किया, और ये बताया जो अगर ये एलिमेंट की खोजी तो इनकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, मतलब जब एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? जो मेंडलीव साहब बता गए क्या हुआ? उससे मैच किया। तो ये पूछता किन 4 एलिमेंट के लिए क्या बोलते हैं, किन 4 एलिमेंट के लिए मेंडलीव ने जगह छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में? कौन कौन से 4 एलिमेंट थे? हाँ, सिलिकॉन नहीं था,
गंगा से जमुना तक, याद रखना, ठीक है। गंगा से जमुना तक, ठीक है। जी का मतलब क्या बेटा? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। कितने एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी? 4 एलिमेंट के लिए। और उनका कौन कौन किन के लिए जगह छोड़ी थी बेटा? गंगा से जमुना तक। अब इनकी पोजीशन भी डिफ़ाइन कर दी थी। इनकी क्या कर दी थी इन्होंने? पोजीशन भी डिफ़ाइन कर दी थी कि ये एलिमेंट किन के बाद आएंगे। एलिमेंट किन के बाद आएंगे? उन्होंने बताया था कि जो एल्युमिनियम है वो किसके बाद, जो गैलियम है बेटा वो किसके बाद आएगा? एल्युमिनियम के बाद। अभी भी आता है, अभी भी क्या आता है? गैलियम जो होता है किसके बाद आता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम के बाद ही आता है, ठीक है। और जो स्कैंडियम है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जर्मेनियम और यहाँ पे टेक्नीशियम। जर्मेनियम होता है किसके बाद आता है? सिलिकॉन के बाद। ये किसके बाद आता है? टेक्नीशियम। ये सिलिकॉन, एक सेकेंड, ये आता है आई थिंक जर्मेनियम के बाद ही आता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना बेटा? ये किन के लिए एलिमेंट के छोड़ा, किन के लिए स्पेस छोड़ा था? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। गैलियम के लिए जो स्पेस छोड़ा था किसके पहले छोड़ा था? इसलिए इसका नाम क्या था बेटा? इका एल्युमिनियम। इस गैलियम का क्या उस टाइम उन्होंने क्या नाम दिया था? इका। गैलियम का नाम क्या दिया था उन्होंने? इका एल्युमिनियम। इका एल्युमिनियम का मतलब जो एलिमेंट आएगा किसके बाद आएगा? एल्युमिनियम के बाद आएगा। तो इसका नाम जो था इका एल्युमिनियम था। और ये किसका नाम है? इका बोरॉन। और ये इका सिलिकॉन। और ये इका जर्मेनियम, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं, ये सीता गीता, अरे यार सॉरी, ये आता है मैग्नीज, ठीक है, इका मैग्नीज। Mn का नाम क्या बेटा? जो टेक्नीशियम आता है किसके नीचे आता है? मैग्नीज के। गैलियम किसके नीचे आता है? एल्युमिनियम के। स्कैंडियम बोरोन के, ठीक है। जर्मेनियम किसके नीचे? सिलिकॉन के। टेक्नीशियम मैग्नीज के, इका मैग्नीज। क्लियर है? इसको कैसे याद रखोगे? अलका गायत्री BSc सीता गीता एमटेक, ठीक है। अलका गायत्री BSc सीता गीता एमटेक, ठीक है। फटाफट लिखो, इसमें बताना कुछ नहीं है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा इसमें, अब इतना तो करके आए ही हो ना पढ़ लिख के। यहाँ पे क्या है बेटा? गंगा से इनके लिए क्या थोड़ा स्पेस छोड़ा था। क्लियर है? इनके लिए क्या छोड़ा था बेटा? स्पेस छोड़ा था। और इनको बताया था कि गैलियम जो आएगा किसके बाद आएगा? एल्युमिनियम के बाद। बोलो, किसके बाद आएगा? एल्युमिनियम के बाद आएगा। इसलिए इसका नाम क्या बोला था इन्होंने? इका एल्युमिनियम। स्कैंडियम किसके बाद आएगा? बोरोन का, इसलिए इसका नाम बोला था इक्का बोरोन, ठीक है। जर्मेनियम किसके बाद आएगा? सिलिकॉन के बाद, इसलिए उसका नाम क्या था? बोलो, इका, ठीक। लैंग्वेज लिखाने की ज़रूरत है क्या इसमें? समझ बाद में, ठीक है। समझ में आया इस बात को? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। हाँ, किसी से पूछ लेना, बार बार क्या बोले उसी बात को। अलका गायत्री BSc सीता गीता एमटेक। अलका गायत्री BSc सीता गीता। जितने भी ट्रिकें बता रहा हूँ याद रखना, मैं बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऐसे ही याद रखना है, पूरे लिख लेना कभी कहीं पे। अलका गायत्री BSc सीता गीता किसके लिए जगह छोड़ी थी? गंगा से, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा इसी में मेरिट में, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। हाँ, मेरिट में ही करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। देखो बेटा मेंडलीव से पहले कुछ एलिमेंट के जो थे एटॉमिक मास क्या थे, गलत डिफाइन थे। मतलब उनके जो एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया जाता है, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट से क्या डिसाइड किया जाता है, एटॉमिक। बोलो भाई, यही चैप्टर आप 10th में भी पढ़े हो, यही चैप्टर आप 11 में भी पढ़ के आए हो, तब भी कुछ नहीं पता है क्या? कुछ नहीं पता तब भी? अब से जी बताइए आप, क्या हाल है तब? हाँ, बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले तो ABCD भी पढ़ा था, वो भी भूल गए क्या? वो मैम ने पढ़ाया था इसलिए याद है। हाँ, कोई आपके LKG UKG वाली मैम ने पढ़ाया था इसलिए याद है। मार मार के मारती नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में करेक्शन बेटा मेंडलीव ने क्या किया है, एटॉमिक मास में कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में क्या, मेंडलीव से पहले बेटा जो इधर देखो, सुनो यार पहले सुन लो, ठीक है। जो एटॉमिक मास निकाला जाता है ना बेटा, वो कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी से, ठीक है। तो मेंडलीव से पहले कुछ एलिमेंट की वैलेंसी गलत फाइंड आउट थी। गलत फाइंड आउट से क्या होता उनके, तो वैलेंसी से जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे उनके एटॉमिक मास क्या हो रहे थे, गलत आ रहे थे। तो मेंडलीव ने उन्होंने क्या किया, 5 एलिमेंट के क्या किया, एटॉमिक मास में क्या किया, करेक्शन किया। वो 5 एलिमेंट याद रखना है। कैसे याद रखना बेटा, यू बेईमान और पागल इंसान, ठीक है। यूरेनियम, यू बेईमान और पागल इंसान, यूरेनियम, बेरिलियम, आरम, आरम का मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, इंडियम। क्लियर है? कितने एलिमेंट के मास करेक्शन किया बेटा, 5 के। कौन कौन से हैं, नाम लिखते जाओ। यू का मतलब, बी का मतलब, ए यू का मतलब आरम, आरम या गोल्ड, उसका आरम तो लैटिन नेम है, क्या नाम है इसका, गोल्ड। पीटी प्लैटिनम, आईएन इंडियम, ठीक है। कौन कौन से है बेटा, यू बेईमान और, यू बेईमान और, तुम जैसे बेईमान हो काम करके नहीं आते हो सारे, यू बेईमान और पागल भी हो आप लोग, यू बेईमान और पागल इंसान, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, डीमेरिट। इसमें कुछ लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, बताओ बस यही तो पूछेगा, कौन किस किन एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्शन किया, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नहीं नेक्स्ट डीमेरिट डालो, डीमेरिट, डीमेरिट। गुण अवगुण होते हैं सबके अंदर। हेडिंग मतलब नेक्स्ट, थर्ड हेडिंग नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है डीमेरिट। कितने एलिमेंट में करेक्शन किया था, कौन कौन से थे, यूरेनियम, बेरिलियम, प्लैटिनम, इंडियम, गोल्ड। कितने एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी थी, कौन कौन से एलिमेंट थे, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी बेटा, तो जो पीरियोडिक टेबल बननी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास रखना चाहिए था, यानी कि पहले कम एटॉमिक मास को रखना चाहिए था, फिर क्या होना चाहिए था, ज़्यादा वाले को। लेकिन इन्होंने कहीं कहीं इन्होंने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी सेम रखने के चक्कर में क्या हुआ, एनॉमलस पेयर बन गए। एनॉमलस पेयर का मतलब क्या हुआ कि पहले ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को रख लिया, फिर कम वाले एटॉमिक मास वाले को रखा। क्लियर है? तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर का मतलब होता है पहले कि जो है जिस रूल के अकॉर्डिंग हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस रूल को फॉलो नहीं कर, क्योंकि मेंडलीव ने किस लॉ रूल के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई थी, एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था हमें, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था। लेकिन हमने क्या, उन्होंने क्या किया,
कि कुछ की प्रॉपर्टी मिसमैच हो रही थी, इसलिए ने क्या किया, पहले ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को रख दिया, फिर बाद में किसको रखा, उन्हीं पेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, एनॉमलेस पेयर। क्लियर है, समझ में आया। एनॉमलेस पेयर का मतलब है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द, जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है, कौन कौन से पेयर हैं वो उसको देखना ज़रा। ये क्या है बेटा, एनॉमलेस पेयर है। एनॉमलेस पेयर का मतलब विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव विच इज़ नॉट फॉलो द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेंडलीव पहले कौन होना चाहिए था बेटा, आर्गन, लेकिन इन्होंने पहले किसको रख दिया, पोटेशियम को। पहले कौन होना चाहिए था, कोबाल्ट होना चाहिए था, पहले किसको रख दिया इन्होंने, निकल को। ठीक है, ये कैसे है बेटा, एनॉमलेस पेयर है। क्लियर है, ये एनॉमलेस पेयर का मतलब क्या हुआ, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, विच इज़ नॉट फॉलो द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। समझ में आ रहा है क्या, पहले किसको होना चाहिए था बेटा, आर्गन को पहले, फिर उन्होंने किसको रख दिया, पहले पोटेशियम को। पहले कोबाल्ट को होना चाहिए था, पहले किसको रख दिया इन्होंने, निकल को। ठीक है, क्लियर है। कैसे याद रखोगे, आमिर खान 3 इडियट में था, पा में क्यों नहीं, पा मूवी देखे हो, वो तो देखे ही होगे आप लोग, यही सब तो करते हो आप लोग, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। आमिर खान 3 इडियट में था, पा में क्यों नहीं। क्लियर है, आमिर खान 3 इडियट में था, पा में क्यों, 3 इडियट में था रेंचो था, बढ़िया है, पा में कौन था फिर, ओह अभिषेक बच्चन थे। आपको याद है, आपको रेडियल नोड का फॉर्मूला नहीं याद होता है, टोटल नोड फार्मूला नहीं याद होता है, बट आपको याद है अब पा में अभिषेक बच्चन था। ठीक है, याद हुआ बेटा। ये क्या है बेटा, एनॉमलेस पेयर है। एनॉमलेस पेयर का मतलब क्या हुए, जो बोलो, मैं इतना लाइटली इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, 10th में पढ़, 9th 12th 11 में पढ़ के आए हो, फिर इससे क्वेश्चन जहाँ से बनते बस वही पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, 3 ही पॉइंट से बन सकते हैं जो बन सकते हैं। या तो पूछता पहली बात तो मेंडलीव का पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक लॉ क्या है, पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है, एटॉमिक मास का होता है, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है। या तो किन एटॉमिक नंबर पे किन एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्शन किया वो पूछ सकता है। दूसरी बात ये एनॉमलेस पेयर कौन कौन से ये पूछ सकता है, एनॉमलेस पेयर कौन कौन से ये पूछ सकता है, और कौन पूछ सकता है, और किन के लिए एलिमेंट किन के लिए गैप छोड़ा था, बस ये तो यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं ये। क्लियर है, याद रहेंगी बात। कौन कौन से एनॉमलेस पेयर हैं हमारे पास, आमिर खान मत बोलिएगा, नाम बताइए इसमें, आमिर खान बस अपने मन में रखना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ किन किन एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा, मतलब किन किन एलिमेंट में करेक्शन किया था, यूरेनियम, बेरिलियम, हाँ क्या क्या, यूरेनियम, बेरिलियम, आरम, प्लैटिनम, इंडियम। क्लियर है, किन के लिए जगह छोड़ी थी, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ख़त्म। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहीं से इतना से आ सकता है अभी। हाँ, प्रोटो एक्टिनियम,